हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप यू आर ऑल डूइंग वेल। तो आज हम यहाँ पर पॉलिटी के कुछ क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। इनमें से कुछ क्वेश्चंस आपके प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं और कुछ क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हो सकते हैं जो आपके आगे आने वाले राज्य चयन आयोग या फिर शिमला बोर्ड में पूछे जा सकते हैं। आप सभी को पता होगा, इससे पहले हमने 8 वीडियोज ऑलरेडी डिटेल में डिस्कस की हुई हैं। तो अगर आपने वो वाली वीडियोज नहीं देखी हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहां पर पॉलिटी क्वेश्चंस लक्ष्य सीरीज करके लिंक दिया गया होगा। उस लिंक पर क्लिक करके आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। बाकी आज हम यहाँ पर पार्ट नंबर 9 को डिस्कस करेंगे और इन क्वेश्चंस को हम बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करेंगे। बाकी देखो, अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस करें। तो चलिए फिर बिना किसी टाइम वेस्ट के क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। टू होम डज द वाइस प्रेसिडेंट सबमिट हिज रेजिग्नेशन? तो उपराष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसे सौंपते हैं, वो देखो आपसे पूछा गया है। अभी हाल फिलहाल प्रेजेंट का आप सभी को सिनेरियो पता होगा। जो हमारे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ थे, उन्होंने उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। तो उपराष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसे सौंपते हैं, वो ही आपसे पूछा गया है। तो वो सौंपते हैं राष्ट्रपति को। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब देखो, इस क्वेश्चन से संबंधित 3 पॉइंट्स बनेंगे और वो तीनों के तीनों पॉइंट्स आपके आगे आने वाले एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल साबित होने वाले हैं। एक तो आपसे पूछा जा सकता है आर्टिकल 67, एक आपसे पूछा जा सकता है आर्टिकल 67 क्लॉज ए और एक आपसे पूछा जा सकता है आर्टिकल 67 क्लॉज बी। आपको पता होना चाहिए, जो हमारे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ थे, उन्होंने आर्टिकल 67 क्लॉज ए का हवाला देकर जो है तो अपने पद से इस्तीफा दिया है। तो ये आर्टिकल 67 क्लॉज ए, ये आपको पता होना चाहिए। यह कहता क्या है? तो इस आर्टिकल के तहत जो उपराष्ट्रपति होता है, वह राष्ट्रपति को लिखित रूप से इस्तीफा देकर या फिर इस्तीफा सौंपकर स्वेच्छा से जो है तो अपना पद छोड़ सकता है। तो ये कहता है आर्टिकल 67 क्लॉज ए, और इसी का हवाला देकर जो है तो हमारे जो उपराष्ट्रपति थे जगदीप धनखड़, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। अच्छा, सिंपल आर्टिकल 67 क्या कहता है, वो भी आपको पता होना चाहिए। तो यह उपराष्ट्रपति के कार्यकाल, यानी कि जो उपराष्ट्रपति का टेन्योर होता है, यानी कि टेन्योर होता है 5 साल का, तो उसको बताता है आर्टिकल 67। ये भी आपको पता होना चाहिए। अच्छा, आर्टिकल 67 क्लॉज बी, ये क्या कहता है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो इस आर्टिकल के तहत उपराष्ट्रपति को राज्यसभा में बहुमत और लोकसभा की सहमति से प्रस्ताव पारित करके हटाया जा सकता है, बशर्ते यहाँ पर उसको जो है तो 14 दिन पहले नोटिस देना पड़ता है। तो आर्टिकल 67 क्लॉज ए और आर्टिकल 67 क्लॉज बी, ये दोनों आपको पता होना चाहिए। उपराष्ट्रपति की यहाँ पे बात आई है, तो उपराष्ट्रपति की चर्चा भारतीय संविधान के कौन से आर्टिकल में की गई है, तो वो की गई है आर्टिकल 63 में। एक और क्वेश्चन बनता है, जो हमारे उपराष्ट्रपति हैं वह राज्यसभा के सभापति भी होंगे, तो ये कहाँ पर कहा गया है, तो ये कहा गया है आर्टिकल 64 में। तो इस क्वेश्चन के बारे में जितनी भी इंपॉर्टेंट फैक्ट बन सकते थे, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके आगे आने वाले एग्जाम्स के लिए बन सकते थे, वो हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिए। अगले क्वेश्चन की बात करें, हु अपॉइंट्स द जजेस ऑफ द हाई कोर्ट? तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करते हैं? तो देखो, जो उच्च न्यायालय होते हैं, जो हाई कोर्ट होते हैं, उनके जो जजेस होते हैं, उनकी नियुक्ति की जाती है प्रेसिडेंट के द्वारा। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अभी देखो, हाल फिलहाल आप सभी को पता होगा, जो हमारे राष्ट्रपति हैं, जो हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैं, उनके द्वारा 5 राज्यों में नए चीफ जस्टिस भी अपॉइंट किया गया है। अभी उनको तो हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले तो इस क्वेश्चन को हम यहाँ पर देखेंगे। उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करते हैं, तो वो मैंने आपको बता दिया, तो वो करते हैं राष्ट्रपति। अब यहाँ से जितने भी क्वेश्चंस एग्जाम में आपके पूछे गए हैं या फिर पूछे जाने की संभावना है, पहले उन क्वेश्चंस को हम यहाँ पर देखेंगे। हाई कोर्ट यानी कि उच्च न्यायालय की यहाँ पे बात आई है, तो एक सिंपल सा क्वेश्चन आप सभी को पता होना चाहिए। हाई कोर्ट की चर्चा भारतीय संविधान के कौन से आर्टिकल में की गई है? तो आर्टिकल 214 से लेकर के 231 के बीच में हाई कोर्ट का वर्णन किया गया है। और अगर आपसे भाग यानी कि पार्ट पूछेंगे कि कौन से भाग यानी कि पार्ट में हाई कोर्ट की चर्चा की गई है, तो वो की गई है भाग 6 में, यानी कि पार्ट 6 में। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, आर्टिकल 214 यह स्पेसिफिकली कहता क्या है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो हर एक राज्य के लिए एक हाई कोर्ट होगा, ये कहता है आर्टिकल 214। उसी के साथ साथ आर्टिकल 215 भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं। तो आर्टिकल 215 क्या कहता है? तो हाई कोर्ट एक कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होगा, यानी कि एक अभिलेख न्यायालय होगा। तो ये कहां पर कहा गया है? तो ये कहा गया है आर्टिकल 215 में। तो आर्टिकल 214 देख लिया हमने, आर्टिकल 215 हमने देख लिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल अगर मैं आपको बताऊं तो वो आपसे पूछा जाता है आर्टिकल 231। अब ये आर्टिकल 231 ये क्या कहता है? तो 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही हाई कोर्ट की स्थापना की बात कहां पर की गई है? तो वो की गई है आर्टिकल 231 में। तो तीनों के तीनों आर्टिकल्स देखो आपको पता होने चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है और बहुत बार आपके एग्जाम में बनते हैं। हाई कोर्ट की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो हमारे इंडिया में
टोटल हाई कोर्ट कितने हैं प्रेजेंट में, तो वो कितने हैं, तो वो हैं 25 है। अगर मैं लेटेस्ट आपसे पूछूंगा लेटेस्ट कौन सा है, 25वें नंबर का कौन सा है, तो वो हो जाएगा अमरावती। अब ये अमरावती हाई कोर्ट कहाँ पर है, तो ये है आंध्र प्रदेश का, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले क्या बताया था, हाल ही में राष्ट्रपति के द्वारा 5 राज्यों में नए चीफ जस्टिस भी अपॉइंट किए गए हैं, तो उनके नाम मैंने आपको आपके सामने यहाँ पर लिख दिए हैं, और वो कौन से हाई कोर्ट में अपॉइंट किए गए हैं वो भी मैंने आप यहाँ पर लिख दिया है। जैसे कि जस्टिस संजीव सचदेवा, यह मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस जो है तो अपॉइंट किए गए हैं। उसी के साथ साथ जस्टिस आशुतोष कुमार, यह गुवाहाटी हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस अपॉइंट किए गए हैं। उसी के साथ जस्टिस विपुल मनुभाई पंचोली, यह पटना हाई कोर्ट में जो है तो चीफ जस्टिस अपॉइंट हुए हैं। जस्टिस तरलोक सिंह चौहान, यह झारखंड हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस अपॉइंट हुए हैं। उसी के साथ साथ जस्टिस बिभू बाखरू, यह कर्नाटका हाई कोर्ट में जो तो चीफ जस्टिस अपॉइंट हुए हैं। इंपॉर्टेंट आपको क्या ध्यान ध्यान में रखना है, तो इंपॉर्टेंट आपको ध्यान में रखना है संजीव सचदेवा मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में जो तो चीफ जस्टिस अपॉइंट हुए हैं, ये नाम आपको ध्यान में रखना है। बाकी मध्य प्रदेश का जो हाई कोर्ट है वो कौन सी जगह पर स्थित है, तो वो है जबलपुर में। ये वाला क्वेश्चन जो तो अलग से क्वेश्चन भी बनता है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चन है, छोटे छोटे बेसिक से क्वेश्चन देखो हर एक बच्चे को पता होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, द लॉ विच एम्स एट प्रोटेक्टिंग द मॉन्यूमेंट्स प्लेसेस एंड ऑब्जेक्ट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस इज, तो वह कानून जो राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं की सुरक्षा के उद्देश्य से बनाया गया है, तो वह कौन सा है। अब देखो इसी से संबंधित एक आर्टिकल भी आपसे पूछा जाता है, आपसे राष्ट्रीय महत्व की जो धरोहर है, इमारत हैं या फिर पुरातत्व हैं, उनकी रक्षा करना राज्य सरकार की जिम्मेवारी होगी। तो ये कहाँ पर कहा गया है, तो ये आर्टिकल भी देखो आपसे पूछा जाता है। तो ये कहा गया है आर्टिकल 49 में, राष्ट्रीय महत्व के जो भी स्मारक हो गए, धरोहर हो गई, पुरातत्व हो गए, उनकी रक्षा करना राज्य सरकार की जिम्मेवारी होगी। तो ये आर्टिकल भी कहता है, आर्टिकल 49 कहता है। बट आपसे देखो यहाँ पर लॉ पूछा गया है, आपसे एक्ट पूछा गया है, तो वो कौन सा एक्ट है, तो वो है द एंशियंट एंड हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब यहीं से एक पॉइंट देखो आपको पता होना चाहिए कि ये जो एक्ट था, द एंशियंट एंड हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट, यह किस वर्ष का जो है तो एक्ट था, तो डेट भी देखो आपको पता होनी चाहिए। 1958 का यह एक्ट है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, यहाँ पर मैंने आपको बताया आर्टिकल 49 क्या कहता है, जो हमारे राष्ट्रीय महत्व हैं, जैसे धरोहर, इमारत, पुरातत्व, उनकी रक्षा करना राज्य सरकार की जिम्मेवारी होगी। तो ये कहता है आर्टिकल 49, ये आपको पता होना चाहिए। अच्छा, आर्टिकल 50 क्या कहता है, तो आर्टिकल 50 कहता है न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करना, यानी कि सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, ये कहता है आर्टिकल 50। उसी के साथ साथ देखो इंपॉर्टेंट अगर मैं आपको बताऊं, आर्टिकल 44 ये क्या कहता है, तो ये कहता है यूनिफॉर्म सिविल कोड, यानी कि यह समान नागरिक संहिता की बात करता है। अच्छा, यहाँ से मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, बिल्कुल ही सिंपल सा क्वेश्चन है। आर्टिकल 40 क्या कहता है, वो आप मुझे नीचे कमेंट में बताओगे। बाकी वीडियोस अगर आपको हेल्पफुल लग रही होंगी तो जरूर से वीडियोस को लाइक करें। अभी तक अगर आपने हमको टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो वहां पर जाकर फॉलो जरूर कर लें, लिंक देखो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी लिंक कई बार चलता नहीं है, तो आपको सिंपली टेलीग्राम पे जाना है और @लेट्स प्रिपेयर टू सर्च करना है, आपको हमारा चैनल मिल जाएगा। उसी प्रकार इंस्टाग्राम पे जाकर के आप लेट्स प्रिपेयर टुगेदर सर्च कर सकते हैं। अगर कोई क्वेरी होगी तो आप मुझे इंस्टा पे भी मैसेज कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें, हु कॉल्ड द पार्लियामेंट्री सिस्टम एज ए कैबिनेट सिस्टम, तो संसदीय प्रणाली को कैबिनेट प्रणाली किसने कहा था, ये भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो किसने पार्लियामेंट्री सिस्टम को कैबिनेट सिस्टम कहा था, तो वो कहा था आइवर जेनिंग्स के द्वारा। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, और यह एक ब्रिटिश लॉयर थे, ये आपको ध्यान में रखना है। और ये स्टेटमेंट वाइज बहुत बार जो है तो क्वेश्चन सेंट्रल लेवल के एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, ऑप्शन सी में है एवी डाइसी। अब ये जो एवी डाइसी थे, इन्होंने देखो एक कंसेप्ट दिया था, और वो कंसेप्ट कौन सा था, तो वो था रूल ऑफ लॉ। तो कई बार आपसे पूछा जाता है कि रूल ऑफ लॉ का कंसेप्ट किन्होंने दिया था, तो वो दिया था एवी डाइसी ने, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, ऑप्शन डी में है वॉल्टर बेगहॉट। तो इन्होंने देखो इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशन लिखा है, ये वाला क्वेश्चन भी स्पेसिफिक रूप से कई बार बन जाता है कि किन्होंने ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम में इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशन लिखा था, तो वो लिखा था वॉल्टर बेगहॉट ने। तो इस क्वेश्चन से संबंधित 2-3 ही फैक्ट बनते हैं, वो मैंने आपको यहाँ पर बता दिए, तो वो सारे के सारे आपको ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इन विच ईयर 3 न्यू स्टेट्स ऑफ मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश एंड गोवा केम इनटू बीइंग एज, तो किस वर्ष मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा
3 नए राज्य जो है तो अस्तित्व में आए थे। अब इस तरह के क्वेश्चंस आपके देखो आगे आने वाले एग्जाम्स में पूछे जाएँगे। आपको पता होना चाहिए कि कौन-कौन से राज्यों का गठन कब-कब हुआ था, डेट्स भी देखो आपको पता होनी चाहिए। जैसे कि इसी क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि कब मिज़ोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा 3 नए राज्य जो है तो अस्तित्व में आए थे, कब इनको जो है तो एक राज्य का दर्जा दिया गया था। तो इनको राज्य का दर्जा जो है तो 1987 1987 में दिया गया था। ऑप्शन सी देखो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन से संबंधित जितने भी फैक्ट बन सकते हैं वो मैंने यहाँ पर लिख भी दिए हैं। जैसे कि आपको पता होना चाहिए कब-कब, किन-किन राज्यों का गठन हुआ था, किस-किस तारीख को हुआ था, वो देखो आपको पता होना चाहिए। जैसे कि आप सभी को पता है भाषाई आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन-सा था? तो वो था आंध्र प्रदेश। और पोट्टी श्रीराम मुल्लू का इसमें जो है तो काफ़ी योगदान था। ये भी नाम आप सभी ने जो है तो बहुत बार सुना होगा। तो जब भी आपसे पूछेंगे भाषाई आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन-सा था? तो वो था आंध्र प्रदेश। और कब यह अस्तित्व में आया था? 1953। स्पेसिफिकली देखो डेट पर ही आपको फोकस रखना है। तो आंध्र प्रदेश हो गया पहला राज्य, 1953 में इसकी स्थापना की गई थी। फिर मैं आपको बार-बार बताता हूँ, बॉम्बे प्रोविंस हुआ करता था। बॉम्बे प्रोविंस से एक तो महाराष्ट्र टूटा और एक गुजरात टूटा। तो महाराष्ट्र और गुजरात का गठन जो है तो राज्य के रूप में 1960 1960 में किया गया था। उसके बाद नागालैंड एक राज्य की स्थापना 1963 में की गई थी। 1 दिसंबर 1963 को नागालैंड एक राज्य बना था, तो ये भी आपने ध्यान में रखना है। उसके बाद हरियाणा की बात आती है तो हरियाणा 1966 में एक राज्य के रूप में उभरा था। अपने हमारा हिमाचल प्रदेश भी आप सभी को पता है 25 जनवरी 1971 को जो है तो इसको पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था, तो ये भी आपको पता चल गया। उसी के साथ-साथ 3 राज्य और यहाँ पर ऐड होते हैं, मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय। तो मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय इनको राज्यों का दर्जा कब मिला था? तो वो मिला था 1972 में। मैं आपको बार-बार यहाँ पर बोल रहा हूँ, डेट्स पर आपको ज़्यादा फोकस रखना है और इस तरह के क्वेश्चंस आपके आगे आने वाले एग्जाम्स में पूछे जाएँगे। सिक्किम तो हम बहुत बार पढ़ते हैं कि सिक्किम को एक राज्य का दर्जा 1975 में मिला था। अच्छा, कौन से संविधान संशोधन के द्वारा इसको एक राज्य का दर्जा मिला था, वो आप मुझे नीचे कमेंट में बताओगे। इसके बाद 3 और राज्य जो कि आपसे इसी क्वेश्चन में पूछे गए थे, मिज़ोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा। इनको राज्य का दर्जा कब मिला था? 1987 में मिला था। और उसके बाद भी 3 नए राज्य जोड़े गए थे, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड। इन तीनों को 2000 में जो है तो एक राज्य का दर्जा मिला था। और बाद में अभी लेटेस्ट की अगर बात करें, तेलंगाना 2 जून 2014 को जो है तो तेलंगाना को एक राज्य बनाया गया था, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो ये कुछ एक क्वेश्चंस हैं जो कि आपको पता होने चाहिए। इस तरह के फैक्चुअल क्वेश्चंस बहुत बार एग्जाम में बन जाते हैं जो कि आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, द कमिटी विच वाज अपॉइंटेड टू आइडेंटिफाई द क्रीमी लेयर अमंग द ओबीसी वाज। तो ओबीसी में क्रीमी लेयर की पहचान करने के लिए जो समिति नियुक्त की गई थी तो वह कौन सी थी? अब देखो जब भी बात आती है ओबीसी अदर बैकवर्ड क्लासेस की, तो इनसे संबंधित 2 कमेटी मैंने आपको ऑलरेडी बता दी हैं। जैसे कि काका कालेकर कमेटी, मंडल कमीशन हो गया, तो वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए हैं। और उनसे संबंधित जो भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे गए हैं या फिर पूछे जाने की संभावना है, वो भी मैंने आपको बता दिए थे। आज एक नया क्वेश्चन मैं आपके सामने लेकर के आया हूँ। ओबीसी में क्रीमी लेयर की पहचान करने के लिए जो समिति नियुक्त की गई थी तो वह कौन सी थी? तो वह कौन सी थी? तो वो थी रामनंदन कमेटी। ऑप्शन सी देखो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और ये क्वेश्चन भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, ये जो रामनंदन कमेटी है, ये थी किस वर्ष की? तो यह 1993 1993 की थी, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अभी मैंने आपको क्या बताया, ओबीसी से संबंधित कुछ अदर भी कमिटीज़ हैं जो कि मैंने आपको बताई हुई हैं। और कुछ एक क्वेश्चंस जो मैंने आपको प्रीवियस बता दिए हैं, वो मैं आपको अभी यहाँ पर बताऊँगा। जैसे कि सबसे पहले आप सभी को पता है काका कालेकर कमीशन आया था, जो कि कब आया था? 1953 में। और जब भी आपसे पूछेंगे कि फर्स्ट ओबीसी कमीशन कौन-सा था? तो वो था कालेकर कमीशन। और इसका गठन किया गया था 1953 में। और कौन इसको चेयर्ड कर रहे थे? कौन इसकी अध्यक्षता कर रहे थे? तो वो कर रहे थे काका कालेकर। और जब इन्होंने अपनी रिपोर्ट दी थी, रिपोर्ट इन्होंने अपनी प्रस्तुत की 1955 में। ये भी आपको ध्यान में रखना है, बट गवर्नमेंट ने इसको जो है तो इम्प्लीमेंट नहीं किया था। तो 3-4 पॉइंट्स यहाँ से बनते हैं। ये जो फर्स्ट ओबीसी कमीशन था तो यह कौन-सा था? तो ये था काका कालेकर कमीशन। कब का है? 1953 का है। पहली बार इन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी 1955 में, बट गवर्नमेंट ने जो है तो इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया था। और इसकी अध्यक्षता की थी काका कालेकर ने। ये आपको पता चल गया। उसके बाद मैंने आपको बताया हुआ था मंडल कमीशन के बारे में, कि मंडल कमीशन, यह कमीशन कब का है? तो यह है 1979 का। और ये सेकंड ओबीसी कमीशन था। और इसकी अध्यक्षता किन्होंने की थी? तो वो की थी बीपी मंडल के द्वारा। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। और इन्होंने अपनी रिपोर्ट जो है तो कब प्रस्तुत की थी? 1980 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। बट जो भी यहाँ पर बातें की गई थी, जो भी रूल्स यहाँ पर बनाए गए थे, उनको देखो इम्प्लीमेंट किया गया था 1990 में। और उस समय किनकी सरकार थी? तो वो थी बीपी सिंह गवर्नमेंट। वीपी सिंह की जो है तो उस समय गवर्नमेंट थी। और इसी गवर्नमेंट में
27% रिजर्वेशन देने की मांग की थी सेंट्रल जॉब्स और एजुकेशन में ओबीसी को। तो ये अलग से देखो क्वेश्चन भी बनता है कि कब 27% रिजर्वेशन दिया गया था ओबीसी को सेंट्रल जॉब्स और एजुकेशन में, तो वो कब दिया गया था? 1990 में दिया गया था। कौन सी कमेटी की सिफारिश पे दिया गया था? मंडल कमीशन की सिफारिश पे दिया गया था। मंडल कमीशन कब का है? तो वो है 1979 का। इन्होंने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की थी? 1980 में प्रस्तुत की थी। और मंडल कमीशन किसने जो है तो इसकी अध्यक्षता की थी? तो वो की थी बीपी मंडल ने। तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए हैं, तो वो आपको पता होना चाहिए। अच्छा, यहाँ पर आपको ये भी पता होना चाहिए नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस ये कब का है? तो ये है 1993 का, तो ये आपको ध्यान में रखना है। उसी के साथ-साथ रोहिणी कमीशन भी आपको पता होना चाहिए कब का है? तो ये है 2017 का। तो 3-4 फैक्ट इस क्वेश्चन से संबंधित बनते थे, वो मैंने सारे के सारे आपको बता दिए, तो ये भी आपको ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर डिस्क्राइब्ड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी एज। तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों का वर्णन किस प्रकार किया है? तो उन्होंने डीपीएसपी को देखो क्या कहा था, और ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में बनता है। तो डीपीएसपी को इन्होंने नोवल फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा था। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब डीपीएसपी की यहाँ पे बात आई है, तो आपको पता होना चाहिए जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हैं, वो हमने कौन से देश से बोरो किए हैं? तो वो हमने आयरलैंड देश के संविधान से देखो बोरो किए हुए हैं। अच्छा, क्या आयरलैंड देश ने भी किसी और देश से इनको बोरो किया था? जी हाँ। तो आयरलैंड ने किस देश के संविधान से देखो इनको बोरो किया था? तो वो किया था स्पेनिश संविधान से। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। ये भी अलग से देखो क्वेश्चन बनता है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। डीपीएसपी की यहाँ पे बात आई है, तो डीपीएसपी की चर्चा आर्टिकल 36 से लेकर के आर्टिकल 51 तक की गई है। और कौन से भाग यानी कि पार्ट में की गई है? तो वो की गई है भाग 4 में। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, यहाँ से मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के बारे में ही मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने किस आर्टिकल को हार्ट एंड साउल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा है? वो आप मुझे नीचे कमेंट में बताओगे। और उस आर्टिकल में कौन कितनी रिट का वर्णन किया गया है, वो भी आप देखो मुझे नीचे कमेंट में बताओगे। बिल्कुल ही सिंपल से क्वेश्चन है, बहुत बार हमने ऑलरेडी डिस्कस की। तो ये थे हमारे कुछ एक क्वेश्चंस। आई होप वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो जरूर से वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं हम अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर।